गया है हमास का सारा राज। आज आप जानेंगे हमास के बनने की पूरी कहानी और इजराइल युद्ध से जुड़े हर एक पहलू के बारे में। फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा आज ही नहीं बल्कि सालों का है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को कोई सुलझा नहीं सका। इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि आज इजराइल पर हमला करने वाला संगठन हमास इजराइल के द्वारा ही बनाया गया था? साथ ही यरूशलेम पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब ढूंढना काफी कठिन है। हालांकि आज हम आपको इन सभी मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। अंग्रेजों के जाने के बाद फिलिस्तीनी और इजराइलियों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जाता है। उन्होंने इसके लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया। इसके तहत 45% एरिया फिलिस्तीनियों को दिया गया और 55% एरिया यहूदियों को दिया गया, लेकिन जेरूसलेम को संयुक्त राष्ट्र ने अपने कंट्रोल में रखा था। इजराइल को इस फैसले से कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि अरब देशों को इस फैसले से दिक्कत थी। उनका कहना था कि सिंगल मुस्लिम राष्ट्र हो जिसमें ईसाई, मुसलमान और यहूदी सब एक साथ रहें। इस बीच 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है और स्टेट ऑफ इजराइल बना देता है। दूसरे पड़ोसी अरब देश फिलिस्तीन को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और 15 मई 1948 को इजिप्ट, इराक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। 1 साल तक चली इस जंग में इजराइल ने सभी मुस्लिम देशों को हरा दिया और अपनी ताकत का सिक्का जमा दिया। युद्ध जीतने के बाद इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध के बाद एक ग्रीन लाइन बनाई गई जिसके तहत पूरा नक्शा बदल दिया गया। इसमें कुछ हिस्सा इजिप्ट के पास चला गया और कुछ हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। इस घटना के बाद 7 लाख फिलिस्तीनी नागरिक रिफ्यूजी बन गए और इसे फिलिस्तीनी लोग नकबा डे भी कहते हैं। साल 1964 में फिलिस्तीन ने अपनी जमीन को वापस लेने के लिए PLO बनाया। इसका पूरा नाम था फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक इसके 3 साल बाद 5 जून 1967 को इजराइल के खिलाफ इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने फिर से हमला बोल दिया। यह युद्ध 6 दिनों तक चला। 10 जून को एक बार फिर से इजराइल ने इन सभी मुस्लिम देशों को धूल चटा दी। इस युद्ध में विजयी होने के बाद इजराइल ने इजिप्ट से गाजा पट्टी को अपने नाम कर लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और सीरिया से इन्होंने गोलन हाइट को ले लिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने जेरूशलेम को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब पूरा फिलिस्तीन भी इजराइल के कब्जे में आ चुका था। ऐसे में सवाल ये था कि इस जमीन के साथ आने वाले 20 लाख फिलिस्तीनी किस देश के नागरिक बनेंगे। इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के आसपास फिलिस्तीनी जनसंख्या और लोगों का पता लगाया और एरिया को सेक्शंस में बांटकर सबको वहीं बसा दिया। इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों को बसाने के बाद वहां पर एक मिलिट्री लगा दी और आसपास के एरिया में यहूदी जनसंख्या को बसाना शुरू कर दिया। यहूदियों को वहां बसने पर फ्री में जगह और घर भी दिया जा रहा था। बार बार युद्ध में हार झेल चुके इजिप्ट और जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया। 1967 में PLO फिर से सक्रिय हो गया। इस दौरान यासिर अराफत नाम के शख्स ने फतही पार्टी बनाई। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कई ग्रुपों को मिलकर बनाया गया था। इन सभी ग्रुपों में यासिर अराफत की फतह पार्टी सबसे बड़ी थी, इसलिए उसे PLO का अध्यक्ष भी बना दिया गया। PLO ने इजराइल से लड़ने के लिए 2 समूह बनाए। एक समूह राजनीतिक मोर्चे को संभालने के लिए बनाया गया और दूसरे समूह में इजराइल की सेना से लड़ने के लिए सैनिक और लड़ाके तैयार किए जाने लगे। 9 दिसंबर साल 1987 के दिन एक घटना में इजरायली आर्मी का एक ट्रक गाजा स्ट्रिप में मौजूद रिफ्यूजी कैंप के पास खड़ी एक कार को टक्कर मार देता है और इसमें 4 फिलिस्तीनियों के नागरिक मारे जाते हैं। इन चारों लोगों के जनाजे में करीब 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे ये बात होने लगती है कि ये जानबूझकर किया गया एक्सीडेंट था। इससे लोगों में गुस्सा भड़क जाता है और वहां अफरा तफरी पर उतर आते हैं लोग। भीड़ ने इजराइल के कैंप में मौजूदा लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और बोतलों में बम बनाकर फेंकने लगे। इन्होंने दीवारों पर इजराइल के खिलाफ गालियां भी लिखना शुरू कर दिया। इसे कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने 80,000 से ज्यादा सैनिकों को गाजा स्ट्रिप पर भेज दिया, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है और दोनों ही तरफ से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इस बात की खबर गाजा से वेस्ट बैंक तक पहुंच जाती है। इजराइल में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से एक संगठन भी काम कर रहा था। ये किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं थे। ये सिर्फ इस्लाम की विचारधारा और शिक्षा को वहां बढ़ावा देते थे। इसी वजह से मस्जिद बनाने के लिए और दूसरे काम के लिए इजरायली गवर्नमेंट से भी इन्हें अच्छा खासा फंड मिलता था। ट्रक एक्सीडेंट वाले हादसे के बाद लोगों में गुस्सा था, पर मुस्लिम ब्रदरहुड हिंसा में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए उसके नेता शेख अहमद यासीन ने साल 1987 में ही हरकत अल मुकावामा अल इस्लामी यानी हमास की स्थापना की। PLO से निपटने के लिए इजराइल ने ही हमास को फंड किया। इस बात को कई सारे इजराइल के अधिकारी और आर्मी ऑफिसर ने भी स्वीकार किया। बाद में यही हमास इजराइल के गले की हड्डी बन गया और उसी पर ही बैकफायर करने लगा। इजराइल में 8 दिसंबर 1987 में जो जंग शुरू हुई थी वह 13 सितंबर 1993 में खत्म हुई, जिसे फर्स्ट इंतिफादा कहा जाता है। साल 1989 में हमास ने इजराइल पर पहला हमला किया और 2 नागरिकों को मार दिया। इसके बाद उनकी हिंसा बढ़ती गई और इन्होंने बच्चों की बसों में आग लगाने और कई सारे आत्मघाती हमले भी किए।
फर्स्ट इंतिफादा से परेशान इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन और पीएलओ के मुखिया यासिर अराफत ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में समझौता किया। इस समझौते की मध्यस्थता नॉर्वे की सरकार और अमेरिका के बिल क्लिंटन ने की थी। 13 सितंबर 1993 को अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर ओस्लो एग्रीमेंट साइन किया गया। इस समझौते के तहत फिलिस्तीन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके में चुनाव करा सकता था और जीतने वाली पार्टी वहां के लोगों के मुद्दे उठा सकती थी। इस समझौते के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सरकार को हटा दिया गया। इसके बाद इजराइल में एक रैली निकाली गई जिसका नाम था डेथ टू राबिन। इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी शामिल थे। 28 सितंबर 2000 को इजराइल में दूसरा इंतिफादा शुरू होता है जो 2005 तक चलता है। इजराइल के प्रधानमंत्री 1000 सिक्योरिटी गार्ड लेकर टेम्पल माउंट पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये टेम्पल माउंट यहूदियों का है। इससे फिलिस्तीनी फिर से भड़क गए और इजराइल में हिंसा बढ़ गई। इस हिंसा के दौरान इजराइल के गाजा स्ट्रिप में मौजूदा इजरायली लोगों को वापस बुला लिया गया और गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह खाली कर दिया गया। अब गाजा पर सिर्फ फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। साल 2006 में चुनाव हुए जिसमें फतेह पार्टी और हमास आमने सामने थे। अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चुनाव जीतेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा और हमास 132 में से 72 सीटें जीत गया। इसके बाद इजराइल ने हमास को वहां की जनता से कलेक्ट किया गया टैक्स देना बंद कर दिया और अमेरिका ने भी मदद बंद कर दी। इस बीच हमास और फतेह पार्टी के बीच जंग काफी बढ़ गई। साल 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल ने गाजा को रोड, हवाई और जल तीनों रास्तों से ब्लॉक करके रखा है। इसके लिए हमास ने लंबी लंबी सुरंगें खोदी हैं जिससे वह सीधे इजिप्ट जैसे देशों में निकलता है और वहां अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ हथियार भी लाता है। हमास को हथियार देने में ईरान का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है क्योंकि वही सस्ती दरों पर बेहतरीन क्वालिटी की मिसाइलें बनाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड डेफ है। यह हमास अल कसाम का लीडर है और एक कुख्यात आतंकी भी। साल 2021 में इस्लामी वक्फ के अधिकारी के मुताबिक इजराइल की सेना ने मस्जिद के लाउडस्पीकर का तार काट दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगले दिन वेस्टर्न वॉल ऑफ मेमोरियल डे स्पीच था और इजराइल नहीं चाहता था कि उसी समय अजान हो। इस दौरान फायर की गई रबर बुलेट मस्जिद के अंदर लगी जिससे लोगों में काफी गुस्सा भर गया। इस बात की खबर लगते ही हमास इजराइल पर करीब 2200 मिसाइलें दाग देता है। इसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करता है और काफी लोग मारे जाते हैं। इसी दिन मोहम्मद डेफ ने इजराइल पर हमले का प्लान बनाया जिसे 7 अक्टूबर 2023 को अंजाम दिया गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हमास ने 7000 मिसाइलें कहां से इकट्ठा की। इसमें इजराइल का बड़ा हाथ माना जा रहा है, पर रूस का कहना है कि 7 अक्टूबर के करीब 1 महीने पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद कर दिया। तो रूस के मुताबिक अमेरिका ने हथियार हमास को सप्लाई किया और वहां की FBI को भी यह हमले की जानकारी थी, जिसे उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को साझा नहीं की। अब आगे देखना ये होगा कि ये युद्ध किस ओर जाता है। क्या ये एक क्षेत्रीय युद्ध बनेगा या ये पूरे एशिया और यूरोप तक फैल जाएगा। इस युद्ध के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।